लास्ट क्लास में हमने देखा कि फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम है ना। तो हम लोग एसी वोल्टेज सिग्नल्स को क्या कर रहे थे, वेक्टर की मदद से उसको दिखा रहे थे, है ना। तो हमने देखा था जैसे कि मान लो अगर वोल्टेज है हमारा V0 साइन ओमेगा टी और करंट कुछ इस तरीके से है I0 साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल मान लो π/3। तो इसको कैसे दिखाएंगे फेजर डायग्राम में। तो हमने देखा कि इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे इस तरीके का, वोल्टेज को x एक्सिस की तरफ दिखा देंगे, दिस विल बी वोल्टेज सिग्नल। और यहाँ पे चूंकि प्लस π/3 है, सो प्लस π/3 का मतलब क्या है कि करंट इस तरीके से होगा यहाँ पे वोल्टेज के साथ π/3 एंगल अहेड। अहेड कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज से आगे होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, फेजर डायग्राम देख लिए थे। फिर हम लोगों ने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर भी देख लिया है। तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर जो कि 7.4 ओके 7.4 हमने देखा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो इसमें हमने क्या पाया कि जब एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये बैक ईएमएफ इंड्यूस करवाता है LdI/dt, है ना। V = V0 साइन ओमेगा टी, ऐसा हमने फंक्शन दिया था, सोर्स फंक्शन यानी कि वोल्टेज वाला फंक्शन। तो करंट का फंक्शन इसमें क्या आया था, करंट का फंक्शन आया था I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ये सिग्नल्स हमारे आ गए थे, जहां पे हमने देखा कि I0 जो था, I0 क्या था, जो मैक्सिमम वोल्टेज है V0 अपॉन XL, और ये XL को क्या कहा था हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होता है L इंटू ओमेगा, यानी कि इंडक्टेंस इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल्स, वोल्टेज सिग्नल्स एंड करंट सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था इन द लास्ट क्लास। तो इसका फेजर डायग्राम भी हम लोग बनाए थे। फेजर डायग्राम अगर नहीं बनाया हो लास्ट क्लास में, तो इसका जरा हम लोग फेजर डायग्राम भी देख लें। प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट के लिए फेजर डायग्राम। प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट क्या होता है ये, हाँ, इसको हमने प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट भी लिखा था, इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को रेफर करना होगा। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वोल्टेज सिग्नल क्या है V0 साइन ओमेगा टी, और करंट सिग्नल क्या है हमारे पास I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस π/2 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का है माइनस π/2। तो वोल्टेज के रेफरेंस में हम लोग फेज डिफरेंस बताते हैं, इसीलिए माइनस, यानी कि करंट पीछे रह जा रहा है वोल्टेज से। सो व्हाट डू वी गेट इज, अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं, ठीक है, फेजर डायग्राम, तो इसके लिए फेजर डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, अगेन दोनों एक्सिसेस हम लोग ले लेंगे इस तरीके से। वोल्टेज सिग्नल को किधर दिखाएंगे हम लोग, वोल्टेज सिग्नल हमारा होगा एक्स एक्सिस की तरफ बनाएंगे,
सो दिस इज वोल्टेज सिग्नल। और करंट किधर हो जाएगा हमारा? करंट हो जाएगा पीछे। कितना पीछे? 90 डिग्री से पीछे। ओके, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। ठीक है, सो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट हमारा ये बन गया है, उसका फेजर डायग्राम। अगर सिग्नल डायग्राम बनाना चाहें तो सिग्नल डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? सिग्नल डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को वो साइनोसॉइडल जो वेव फंक्शन है उसको लेना होगा। तो साइनोसॉइडल वेव फंक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक्सिस है इस तरीके का। ओके, ये वाला फेजर डायग्राम है ना? फेजर डायग्राम है। सिग्नल डायग्राम कैसा होगा? जैसे कि देखें, अगर हम यहाँ पे पाई, यहाँ 2 पाई, एक साइकिल के लिए बस बनाएंगे तो वोल्टेज हमारा इस तरीके से जा रहा है। ये वोल्टेज सिग्नल अगर हो गया हमारा वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, तो अब करंट सिग्नल किस तरीके से होगा? इसको एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे काटना चाहिए। हाँ, करंट सिग्नल अब कैसा होगा? तो देखो, यहाँ पे हमारा टाइम 0 है, ओमेगा टी 0 यानी एंगल 0 है। तो हम वोल्टेज सिग्नल हम लोग देखना चाहते हैं, तो ये V नॉट साइन ओमेगा टी है और I क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग देखें, एट t इज इक्वल टू 0 वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। तो करंट देखो क्या होगा? करंट विल भी यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा। क्या आएगा? साइन माइनस पाई बाई 2, आई नॉट साइन माइनस पाई बाई 2, यानी कि माइनस आई नॉट आ जाएगा। समझ रहे हो ना? साइन 0, ये तो 0 हो जाएगा, टाइम 0 है तो हमारे पास और माइनस पाई बाई 2 रहेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 विच विल बी -1। तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई नॉट। तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू आई नॉट विल बी माइनस आई नॉट। यानी कि जब वोल्टेज 0 पर शुरू हो रहा है तो करंट कहाँ पे है हमारा? करंट नीचे माइनस आई नॉट से शुरू हो रहा है, यानी कि पीछे रह जा रहा है करंट। ओके, वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो करंट को अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट सिग्नल I। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज सिग्नल डायग्राम। ये क्या है? सिग्नल डायग्राम है, करंट और वोल्टेज के बीच का सिग्नल डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। यानी कि सिग्नल डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, है ना? सो दिस इज व्हाट वी हैव एज फेजर डायग्राम एंड सिग्नल डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? फेजर डायग्राम तो बना लिया हमने। आफ्टर दिस वी कैन डू ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, है ना? न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग। NCERT का न्यूमेरिकल 7.2 वी कैन ट्राई। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी निकाल लें। पावर कंजम्पशन एक साइकिल के लिए, ये जो इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, वो कितना पावर डिसिपेट या खर्च करता है या कंज्यूम करता है, दैट वी आर इंटरेस्टेड टू नो। ठीक, तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, सिग्नल डायग्राम और हाँ, तो ये सारी चीजें हो गई। ये वेव फंक्शंस हो गए हमारे। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन दिस प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो पावर का कंजम्पशन कितना होगा उसको निकाला जाए हम लोग। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं।
साथ साथ में लिखते चलोगे, करते चलोगे, तभी इसको समझने में अच्छा लगेगा, ओके, समझ में आएगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस पावर dissipated or consumed in purely inductive AC circuit. Okay, power dissipated or consumed in purely inductive AC circuit. Purely inductive AC circuit. तो कितना पावर खर्च हो रहा है, दैट वी आर इंटरेस्टेड टू नो। तो सबसे पहले हम लोग पावर जान गए हैं, तो इसमें दो तरीके के पावर की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर यानी कैपिटल P। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है एट एनी इंस्टेंट, है ना। तो वोल्टेज क्या लिखेंगे हम लोग, वोल्टेज हम लोग जानते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। करंट क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है प्योरली इंडक्टिव के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आ जाएगा, V नॉट इंटू I नॉट। अब देखो इसको वापस से हम लोग लिख देते हैं क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। साइन का कॉस में बदल जाएगा। अगर देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी गेट इज, तो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन हो जाएगा, वो वाला माइनस साइन हम यहाँ रख लेंगे। इसके साथ साथ क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर कहने का मतलब क्या है कि एक फुल साइकिल में यानी कि 2 पाई तक जब वोल्टेज सप्लाई हुआ, इस एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम किया गया है सर्किट के द्वारा। सो व्हाट इज द एवरेज पावर विच इज बीइंग डिलीवर्ड और डिसिपेटेड बाय द प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो एवरेज पावर की बात कर लें अब हम लोग, एवरेज पावर, है ना। तो साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे, ऑलराइट। सो व्हाट वी हैव इज पावर, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग कहते हैं क्या, एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसा, है ना। अब इस ब्रैकेट में से जो जो चीज़ें कांस्टेंट है ना वो बाहर निकल जाएंगे, कौन रह जाएगा इसमें, हाँ। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो जो चीज़ें कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, V नॉट I नॉट कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गया, V नॉट I नॉट माइनस के साथ हमने ले लिया। लेकिन एवरेज किसका होगा, इसी साइन ओमेगा टी का एंड कॉस ओमेगा टी का, ठीक है। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकालना। ये एवरेज निकालना क्या है, एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक का, एक टाइम पीरियड तक का। जब वेव मोशन हमारा एक टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, यानी कि 0 से 2 पाई तक के लिए है ये। तो हम लोगों ने इस एवरेज को क्या लिखा था, एक बार रिकैप भी करा देता हूं मैं। एवरेज का मतलब, एवरेज ऑफ ए फंक्शन क्या है, सो एवरेज ऑफ फंक्शन, मान लो एक फंक्शन है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, तो दिस एवरेज का मतलब रहता है इंटीग्रेशन 0 से 1 टाइम पीरियड ft dt
डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 1 टाइम पीरियड के लिए ही। ठीक है, तो ऐसा इस फंक्शन का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का उसके टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सो दिस इंटीग्रेशन इज 0। तो अगर इंटीग्रेशन 0 है तो एवरेज पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, P एवरेज विल बी व्हाट, 0। इसका मतलब कि इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट और कंज्यूम पावर इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, या फिर इंडक्टर जो है कोई पावर डिसिपेट या खर्च नहीं करता है। ऑलराइट, एवरेज पावर क्या आया है, 0 आया। और क्यों आया ऐसा, क्योंकि करंट जो है इसमें लैग कर रहा था, पीछे था करंट, कितने एंगल से, π/2 एंगल से, वोल्टेज से पीछे था। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो अब हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7.2। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम करोगे। ओके, तो इसमें ध्यान देना है कि जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में न्यूमेरिकल जरूर कर लेना है, सो दैट इट मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग मच मोर बेटर अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो नाउ लेट अस डू दिस एग्जाम्पल नंबर 7.2। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, लेट अस सी। कह रहे हैं कि ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz। 50 Hz frequency है सोर्स की। तो क्या क्या दे दिया गया है, लेट अस राइट। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7.2। तो क्या क्या दिया है, प्योर इंडक्टर है, फिगर ही बना लेते हैं। प्योर इंडक्टर है जिसका कि इंडक्टेंस दिया हुआ है 25 मिली हर्ज। तो 25 मिली हर्ज ये दिया हुआ है, और फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे वो वोल्टेज सोर्स जो है हमारे पास, उसका VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट। ओके, और फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना। तो गिवन चीजें हम लोगों को ये सारी बातें दी हैं। एल दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। सो पाना क्या है हमको, इंडक्टिव रिएक्टेंस L, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL क्या है ये पाना है, और क्या पाना है हम लोगों को, RMS करंट I, RMS कितना है। ठीक है, सो ये सारी बातें हम लोगों को करना है। तो XL क्या होता है, XL होता है हमारा L ओमेगा, और L ओमेगा, तो L इंटू ओमेगा क्या होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। ओमेगा यही होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी। ओके, तो देखोगे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, L तो 25 इंटू 10⁻³ 2π को ऐसे ही रहने दो, फ्रीक्वेंसी 50 है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे देखो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, 100π। तो ये ओवरऑल 100π कितना हो जाएगा मिलके
ये हो जाएगा, पाई का मतलब होता है 3.14, 50 इंटू 200 हुआ, 100 इंटू 3.14 विल बी 314। ओके, सो अब 314 इंटू 25 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट क्या करेंगे, 314 इंटू 25, 100, 35, 75 एंड 3 78। ठीक है, 78 यानी कि 7850। सो 7850 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि 7.85 ओम, ये हुआ हमारा XL। ओके, 7.85 ओम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस पा लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट RMS करंट। RMS करंट क्या होगा इस केस में, RMS करंट। ओके, इसको साथ में करोगे, सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तभी फायदा होगा करने में, है ना। ओके, तो न्यूमेरिकल करते करते ही सीख पाएंगे हम लोग बेहतर तरीके से। तो IRMS अब पूछा गया है, हमने एक्सेल तो निकाल लिया, IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन XL। सो VRMS अपॉन XL, तो हमारे पास VRMS है 220 और XL कितना है वो हमने निकाला 7.85, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट अराउंड, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके कितना आ रहा है। ओके, दैट विल कम अराउंड 28 एम्पियर। ओके, सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कैलकुलेशन में। सो यू कैन ट्राई। कैसे करोगे इसको, ऐसे लिख लेना, डिवाइडेड बाई 785, है ना, डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट 28 एम्पियर ऑफ IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। ओके, तो इस तरीके से दिस इज क्वेश्चन on based on the concept which we have discussed earlier in AC voltage applied to purely inductive circuit. Okay, so now let us move on to the next topic.